गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास डेट है 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2022 आज हमारी डेट हो गई है और उस डेट पे आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे बेटे। वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फाइन। ये चैप्टर से आपका आप लिख लीजिए 6 से 8 नंबर का। 6 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 8 नंबर का एक सवाल आएगा ही आएगा। तो यहाँ आज इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की एक फर्स्ट वीडियो जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर में केवल मेरा ऑब्जेक्टिव होगा एक कंसेप्ट को कवर करना। आखिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है। तो हमेशा क्या करेंगे, स्टोरी के थ्रू हम इस चीज़ को करना चाहेंगे। तो मैं देखिए एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके सामने। देखिए आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पूरी लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बी बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा बेटा ए का बहुत बड़ा शोरूम है। मैंने यही स्टोरी आपको क्लास में भी सुनाई है बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शोरूम है। क्या शोरूम है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत बड़ा शोरूम है। आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आपको मालूम होगा जेठालाल गड़ा। जेठालाल गड़ा का बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे क्या है, शोरूम है। तो जेठालाल गड़ा का नाम हमने बदल दिया, करेक्टर का नाम यहाँ पे नाम ए रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका बहुत बड़ा शोरूम है, ये इसके सेलर हैं, यानी कि ये बेचने के लिए बैठे हुए हैं अपनी दुकान के ऊपर। ठीक है, तो दुकान का नाम है गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स मालिक का नाम हमने रखा ए। यहाँ पे एक बायर आता है बी। बी का मतलब यहाँ एक बायर आता है, और बायर जो आता है वो यहाँ पे सामान, अब बायर को बबीता जी मत समझ लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में टीवी रखे हुए थे बहुत सारे, सब चीज़ें मिलती हैं आप देखते हैं। बी को ए क्या करा, यहाँ पे एक टीवी पसंद आ गया और वो टीवी की वैल्यू थी 10,000 रुपये। कितनी वैल्यू थी? 10,000 रुपये उस टीवी की वैल्यू थी। और ये बी को पसंद आ गया। बी ने कहा ठीक है साहब, इसको पैक करा दीजिए। पैक कराने के बाद में बात हुई कि हाँ भाई, ए ने कहा ठीक है ठीक, आप सर 10,000 रुपये दे दीजिए। ए बी काउंटर के पास जाता है और ए को बोलता है साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ए को बड़ा गुस्सा आया। ए ने कहा भाई ऐसी कैसे बात कर रहे हो, आपने टीवी पसंद कर दिया, आपने पैक भी करवा लिया, आप कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। तो बी ने कहा ठीक है पैसा नहीं है तो आप मुझे उधार दे दो, आप उधार दे दो। तो ए ने कहा ठीक है लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। बी कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे क्या, मैं आपका क्या बन जाऊँगा, डेटर बन जाऊँगा। डेटर जानते हैं ना आप लोग? यस, यानी जिसको हम सामान उधारी में बेचते हैं। यानी कि ए की आंखों से देखो, ए की आंखों से देखो, ए ने सामान उधार बेच दिया है। किसको बेच दिया? बी को उधार बेच दिया। ठीक है, बी क्या बन जाएगा? ए के लिए डेटर बन जाएगा। और बी के हिसाब से देखो, बी की ये लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बी के लिए ए क्या लग जाएगा? यस, बी के लिए ए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा बी के हिसाब से देखोगे तो। चलिए ठीक है, ये बायर है, ये सेलर है, वो ठीक है। लेकिन ए ने कहा नहीं भी, हम आपको नहीं जानते, हम कैसे आपको भेज दें भाई। इसने और ये और कह दिया बी ने 3 महीने बाद दूंगा। यानी कि मान लीजिए ये घटना घटी है 1 जुलाई, मैं पुरानी फ्लैशबैक में 1 जुलाई 2020 की बात है, और बी कह रहा है कि मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा, 3 मंथ्स के बाद दूंगा। तो ए ने कहा भैया ये क्या, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, अब देखिए क्या हुआ। बी ने एक सलाह दी, बी ने एक एडवाइस दी ए को। उसने बी ने ए को बोला ए ऐसा कर भाई, तू ए ऐसा कर, तू मुझे क्या कर, ये बिल जो सामान जो है, जो सामान जो आपका है, ठीक है मैं आपसे सामान ख़रीद रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सामान बेच रहे हैं, लेकिन आप है ना मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दीजिए। एक बिल, यानी कि इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। टेक्निकली इसको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बी आर का मतलब वो हर्षद मेहता वाली सीरीज वाली मत समझ लेना, बैंक रिसीट। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी आर का मतलब यस, वो भी कभी आपको समझाएंगे अगर आप कहेंगे तो। बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, आपने पहले ही पढ़ाया था। तो बी ने कहा, बी ने रिक्वेस्ट करा ए को कि ए ऐसा करो, आप मेरे पास एक बिल क्या करो, मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो, यानी कि एक बिल लिख दो। उस बिल के ऊपर एक लीगल लैंग्वेज लिखी होगी, सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881।
सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81 के हिसाब से उस पर एक लीगल लैंग्वेज लिखी होगी कि यस कि मैंने भाई गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये के बी को, और बी विल पे मी दिस अमाउंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, और उसकी डेट आ गई। यानी 3 महीने कब बने, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, और 3 दिन की छूट और दे देते हैं हम लोग बेटा। ये सरकारी छूट मिलती है, बताएंगे अभी आपको अगली आने वाली वीडियो में। 4 अक्टूबर 2020 को पेमेंट। अब वो बिल किसने करा, किसने लिखा, हु इज़ द राइटर ऑफ द बिल, ए। इसको बोलते हैं टेक्निकली हमने इसका नाम दिया ड्रॉर दिया, और बी ने इस बिल को क्या कर लिया, यस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, या बी का एक नाम और देते हैं टेक्निकली हम ड्रॉई, यानी कि बी जो है क्या बन जाएगा इस बिल का एक्सेप्टर, या कह सकते हैं ड्रॉई, और ए इस बिल का क्या है बेटा, यस बिल्कुल सही कहा, ए इस बिल का क्या बन गया, ड्रॉअर बन गया। ए ने बिल लिखा, बी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद वापस किसको दे दिया, ए को दे दिया, ख़त्म कहानी। यानी कि ए ड्रॉअर है यहाँ पे, और बी क्या एक्सेप्टर है, या बी का दूसरा नाम ड्रॉई है। अब कहानी आगे बढ़ी, अब कहानी आएगी, सीधा सीन आएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को अब क्या करेगा, ए इस बिल को 3 महीने 3 दिन अपने दिल के लगा के रखेगा, और उसके बाद बी के पास जाएगा और बी को बोलेगा साहब देखिए आपने एक वादा किया, देखो बिजनेस करने का, व्यापार करने का एक तरीका है, इसने बिल लिख दिया, ठीक है, इसको बिल लिखने से ए को क्या मिल गया, बी को थोड़ी ठंडक बढ़ गई, लीगल बिल है, कल को पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं इसको कोर्ट में घसीट लूँगा, किसको, बी को। ए के दिमाग में पिक्चर थी, वैसे उधार बेचने से बेटर तरीका था, ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अब क्या करेगा, 3 महीने तक क्या करेगा, बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। हु विल रिटेन दिस, यस टिल मैच्योरिटी। आप लिख भी सकते हैं सर आपका आंसर ये है कमेंट बॉक्स में, बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, यानी कि ए ने मैच्योरिटी तक बिल रिटेन करा, यानी कि 4 अक्टूबर 2020 तक बिल रिटेन किया। वो बी के पास गया और बी को बोला साहब, बी की बैल बजाई घर जा करके, बी को बोला साहब देखिए आपने 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए। बी ने कहा बिल्कुल ठीक है साहब, बिल्कुल आपके जायज़ पैसे, आप अंदर बैठिए, चाय वगैरह पिलाई इसको, और बी फटाफट से अपनी तिजोरी से 10,000 रुपये निकाल के लेके आता और ए को वो पैसे दे देता है। ए बड़ा ही खुश होता है, ठीक है साहब बढ़िया काम हो गया जी। चलिए जी सीन 2 पे आते हैं। सीन 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपने देखा ए को जो इंतज़ार करना पड़ा वो 4 अक्टूबर तक करना पड़ा। मान लीजिए सामान बेचने के तुरंत बाद ही, 1 घंटे बाद ही, या 1 दिन बाद, या 1 महीने बाद ए को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। भैया ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब ए क्या करे, अब ए क्या करेगा, ए को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो ए किसके पास जाएगा साहब, ये पूरे चैप्टर की थीम समझा रहा हूँ मैं आपको। यानी कि ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ए ने बी को फ़ोन लगाया, बी को बोला साहब ऐसा करिए आप मुझे क्या कर दीजिए, पेमेंट दे दीजिए पहले ही। तो ए ने तुरंत यानी कि 1 घंटे बाद बोल दिया मुझे पेमेंट दे दो, मुझे ज़रूरत है। या मान लीजिए बहुत जल्दी पेमेंट नहीं करती, ए को 1 महीने बाद ही क्या ज़रूरत पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई। बी को फ़ोन लगाया, उसने कहा बी से पूछ लेता हूँ भैया मेरे को जल्दी पेमेंट दे दो। बी ने कहा भैया कैसी बातें करते हो, आपने ही तो कहा था उस दिन, तो बड़े कह रहे थे ठीक है साहब कोई बात नहीं आपकी बात मान लेता हूँ, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट दे देना, बस आप इस बिल के ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दो, साइन करके दे दो। तो ये ने कहा साहब मैंने बिल्कुल कहा था लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है। बी ने कहा साहब मैं तो नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास तो पैसा, आपको 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 महीने क्यों, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है। तो बी ने बिल्कुल मना कर दिया है। अब ए क्या करे, तो ए के दिमाग में एक आइडिया आया, ए चला जाता है बैंक के पास, यानी कि बिल इज़ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। वो बैंक के पास जाता है, ए बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है बैंक ऐसा करना तू इस बिल को रख ले और तू जाके इससे पेमेंट लेता रहना। बैंक ने कहा क्या कह रहे हो साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों बिल रख लूँ यार, तुम जानो और बी जाने, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो। तो बैंक ने को बोला ए ने कि ठीक है मैं आपको पैसे कैसे दूं, मतलब बैंक ने बोला मैं क्यों दूं आपको पैसे। तो ए ने कहा ठीक है सर आप जो भी आपका चार्ज हो वो काट लो, और उसने बोला बैंक को कि बैंक मुझे आप 9500 दे दो। या उसने कहा या बैंक ने कहा ठीक है चल आप इतनी बात कर रहे हो, वो बिल मुझे ला के दे दे, मैं तेरे को 9500 दे दूंगा। और अब क्या करेगा, ये बैंक का एक काम होता है डिस्काउंटिंग कराने का, यानी कि बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को यानी कि बिल को अपने पास रख लेगा और 9500 ए को दे देगा, और 2 महीने इंतजार करने के बाद वो बी के पास चला जाएगा और बी से जाके पेमेंट कौन ले आएगा, बैंक ले आएगा यहाँ पे। तो बैंक को कितना पैसा मिलेगा, पूरा 10,000 मिलेगा, यानी कि जिसके पास वो बिल उसको वो पैसा मिल जाएगा।
ठीक है जी। यहाँ सारे लोग खुश हैं, देखो एक क्यों खुश है, उसका काम चल गया, उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसकी सिस्टर की मैरिज थी या दिवाली पे कोई काम था या कोई कहीं भी ज़रूरत पड़ गई पैसे की। बैंक क्यों खुश है यहाँ पे, अरे बैंक को 500 रुपये का लाभ भी तो हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे ए क्यों खुश था, क्योंकि उसको पैसा टाइम पे मिल गया, उस पैसे तो और पैसा बना सकता है वो। ठीक है। और यहाँ बी तो बेचारा भोला भंडारी है, बी फॉर भोला, बी फॉर भंडारी, यानी कि इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन कॉमर्स में। विन विन सिचुएशन का मतलब ए भी राजी और कौन राजी, यस बी भी राजी। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने शोले मूवी में डायलॉग सुना होगा ना, मौसी भी राजी और बसंती भी राजी। ठीक है। तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, ए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ बैंक को भी प्रॉब्लम नहीं है। बैंक का 500 का फ़ायदा है और ए का अपना काम चल गया, यानी कि सीन 2 हुआ। यानी कि ए या तो रिटेन करे मैच्योरिटी तक या उस बिल को क्या करा ले, बैंक से डिस्काउंट करा ले। चलिए जी, तीसरा सीन आता है बिल इज़ एंडोर्स। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, बिल इज़ एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर। सर ये कैसी टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हो, बिल इज़ एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। सर इसका क्या मतलब होता है, बिल को एंडोर्स किया गया इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर का मतलब हुआ क्या था, यहाँ पे ए ने सामान बेच दिया बी को। ठीक है जी। ए बड़ा खुश था, 3 महीने बाद पेमेंट आएगी, लेकिन अब कहानी में आ गया कौन, यस यानी कि यहाँ पे एक बंदा आ गया सी। सी की एंट्री हो गई। अब सी ने कहा साहब मुझे पेमेंट दे दो। सी को पैसे लेने थे, किससे लेने थे, ए से लेने थे, यानी कि ए का रिश्ते में सी क्या लगता था, यस क्रेडिटर लगता था। और सी ने फ़ोन लगाया, सी ने कहा भैया ए मुझे पेमेंट दे दे 10,000 रुपये की। तो ए ने कहा ठीक है भैया अभी 3 महीने रुक जा, मेरे पास 20 से पेमेंट आएगी मैं तुझे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी ने कहा भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो पेमेंट अभी चाहिए। सी बहुत जिद करने लगा, ए ने बहुत समझाया लेकिन नहीं, ए की बातें नहीं समझ में आई सी को। तो ए ने कहा चल ठीक है, तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है ना, मैं तेरे 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा। तो उसने क्या करा, इस बिल को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स का मतलब बिल उठा करके उसने सी को दे दिया, सी को बिल दे दिया। अब सी को क्या मिला, अरे पेमेंट तो सी को भी 3 महीने बाद ही मिलेगी। या सी ये काम कर सकता है, सी जाके भी अपने बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, वो भी एक पिक्चर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सी को क्या मिला, सी के कलेजे को ठंडक मिल गई। इसको बोलता है साई ऑफ रिलीफ, यानी क्यों भैया मेरे पास बिल आ गया, भैया मेरे पास एक लीगल एक क्या आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है। इसको बोलते हैं बिल इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर। क्रेडिटर के फेवर में बिल को क्या करना, एंडोर्स करना, क्या कहलाता है, बिल इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर कहलाता है ये वाला कंसेप्ट। ठीक है। एंडोर्स कर देना यहाँ पे, ये बिल उठा के वो सी को दे देगा और पेमेंट लेने कौन चला जाएगा, यस। अब 3 महीने बाद पेमेंट लेने के लिए सी किसके पास चला जाएगा, यस बी के पास चला जाएगा। एक केस और भी पढ़ते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, इस कहानी को आज पूरा कर ही लेंगे। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, बिल को सेंड करा जाता है कलेक्शन के लिए। इसका एक शॉर्टकट में नाम दिया BSFC। BSFC का मतलब क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाना। अब ए ने कहा भैया नहीं, ये बड़ा आदमी, ए ने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा बी के बाद पेमेंट लेने के लिए। उसने क्या करा, बैंक को कहा, बैंक को कहा बैंक आप जाके ले आओ, डिस्काउंट नहीं करवाया बैंक से। बैंक को क्या बोला, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन बैंक को बोला बैंक तू जाके अपने बंदे को भेज दे, मैं तेरे को 5 रुपये दे दूँगा। हाँ कितने रुपये दे दूँगा, 5 रुपये दूँगा। बैंक को भी हंसी आई, लेकिन कोई बात नहीं, बैंक अपनी चार्ज ले रहा है और बैंक ने उसको 9995 अमाउंट दे दिया। यानी कि ए ने क्या करा, ए ने ऐसा क्यों भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए, ए खुद क्यों नहीं गया, ए इसलिए नहीं गया, ए को लगता था यार मैं लेने जाऊँ कहीं बिल को या पेमेंट लेने जाऊँगा, कहीं बिल किसी ने चुरा लिया कुछ और हो गई तो उसने, वो तो क्या करता है तुरंत जिस दिन पे बिल मिला उसी दिन बैंक को दिया था, बैंक ये तू अपने पास रख ले और तू जाकर के पेमेंट ले आना। बैंक ने कहा ठीक है ले आऊँगा, मैं तो 5 रुपये पर बिल का एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल है 100 रुपये भी हो सकता है। कलेक्शन चार्जेस 5 रुपये मैंने इसलिए बोली ताकि आपको याद रहे, यानी कि बैंक ने कलेक्शन चार्जेस लिए 5 रुपये के और ए को कितना पैसा मिला फिर 9995। और फिर जो बिल है, बैंक जो है बिल की पेमेंट लेने के लिए बी के पास चला जाएगा। ये तरीका कहलाता है यस बिल इज़ सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आई होप यहाँ तक कि आपको स्टोरी बिल्कुल पसंद आई होगी। अब मैं स्टोरी को दूसरे दर्जे पे लेके जा रहा हूँ और मैं इसी वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्टोरी ही कवर कर रहे हैं। अब स्टोरी में क्या हुआ, अब देखिए कहानी में अब दूसरा क्या हमारा एपिसोड शुरू हुआ हमारे पास। ठीक है। अब कहानी में क्या हुआ, ए है और यहाँ पे बी है। पहली वाला केस बना लेते हैं, या तो पेमेंट लेने के लिए ए जाता है आपने देखा था, या पेमेंट लेने के लिए कौन जाएगा, बैंक जाएगा,
या सी तीसरे केस में कौन जाएगा, ये केस 1 में ए लेने जाता है, जब वो रिटेन करता है मैच्योरिटी तक, जब डिस्काउंट करा ले तो बैंक जाता है। तीसरे केस में भी सी जाता है जो क्रेडिटर होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ क्रेडिटर। चौथे केस में फिर बैंक जाता है क्योंकि उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब क्या होता है, बी कहता है कितने का अमाउंट था, 10,000 रुपये का अमाउंट था, लेने के लिए सब के सब पहुँच गए साहब। कब पहुँच गए, 4 अक्टूबर 2020 को पहुँच गए। बी ने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। सर अपमान कर दिया, यस, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अभी मैं आपको केवल कहानी बता रहा हूँ, आगे की वीडियोस के अंदर आपको अकाउंटिंग एंट्री भी समझाने वाले हैं। डिसऑनर ऑफ बिल, बिल का अपमान कर दिया। किसने अपमान कर दिया, हाँ जी बी ने अपमान कर दिया। बी ने कर दिया डिसऑनर बिल, बिल को डिसऑनर कर दिया। भैया मैं पेमेंट नहीं कर सकता, जो तुम्हारे बस की हो वो कर लो। आप कहोगे सर गुस्सा आ गया यार, यहाँ पे चारों केसेस में गुस्सा आएगा। यहाँ पे ए पेमेंट लेने गया, ए को मना कर दिया, ए को बहुत गुस्सा आया। या बैंक पेमेंट लेने के लिए गया, बैंक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बैंक को मना कर दिया, बैंक ने बहुत सुनाया फिर ए को, अरे भैया यार ये तुमने क्या करा यार, तुमने बिल दे दिया मुझे, मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए थे। कितने पैसे दिए थे याद है, 9500 दिए थे। अब वो मना कर रहा है बैंक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक तो पता है किससे पैसे ले लेगा, ए से ले लेगा। या क्रेडिटर लेने गए, क्रेडिटर ने बहुत खरी खोटी सुनाई, पहले तो बी को सुनाई, बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, और जो भी उसने बी ने मना कर दिया पेमेंट करने, जो गुस्सा आया वो उसके ऊपर उसने सारा ए के ऊपर उतार दिया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बैंक ने फिर गुस्सा किसके ऊपर उतारा, ए के ऊपर उतारा। तो अल्टीमेटली बी ने तो कह दिया भैया जो बस की हो कर लो, मैं तुम्हारी पेमेंट देने वाला नहीं हूँ, नहीं है। अब क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हमें तो बहुत गुस्सा आएगा, हम उसको पिटवा देंगे बी को, हम उसकी ये कर देंगे, वो हम केस कर देंगे, फलाने कर देंगे। यस, आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में अगर किसी भी तरह की कोई झगड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन ए कोर्ट, मैं तुम्हें किस में देख लूँगा, कोर्ट में दे लूँगा। तो यस, अब बी को कहाँ घसीटा जाएगा, कोर्ट में घसीटा जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, यहाँ पहले तो प्यार मोहब्बत में बातें होंगी, ए समझाएगा बी को भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर, कोई बात नहीं, मुझे पेमेंट दे दे, क्यों नहीं दे पा रहा, बहुत समझाएगा। लेकिन बी ने कह दिया भाई जो करना है वो कर लो। यानी पहले तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर बिल की बात हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, नहीं देता तो उसकी सेक्शन 138 लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जैसे बाउंसिंग ऑफ चेक का होता है उस तरह से लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 लगता है। उसके अगेंस्ट NBW का केस बन जाता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे अगेंस्ट बी के। बी को अरेस्ट किया जा सकता है, केस चलेगा, टाइम लगता है, मैंने बड़ी जल्दी कह दिया। नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे, बी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, बी की प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी, यानी कि बी की प्रॉपर्टी की ऑक्शन की जाएगी, बी की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। उसके बाद बी की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे वो उसको अपना एक हिस्सा मिल जाएगा। आप कहेंगे सर क्या 10,000 रुपये की बी की प्रॉपर्टी बेच देंगे, एग्जाम्पल है, 10,000 की जगह 10 करोड़ भी हो सकता है बेटा ये, और डिपेंड करता है कि बी को किस किस के पैसे यहाँ पे देने हैं, क्योंकि बी कह देगा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये अपने आप को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इस तरह के वहाँ देखेंगे। तो टेक्निकलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें यहाँ बिल तो एक डिसऑनर हो जाएगा। एक काम और करते हैं बेटा, जब भी डिसऑनर होता है तो यहाँ पे एक काम भी हो सकता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, वो समझा देता हूँ क्या होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ए और बी कई बार ना आउट ऑफ द कोर्ट्स भी सेटलमेंट कर लेते हैं। ये कहता है यार कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, तो बी के पास जाता है, भाई तू पेमेंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इसको हम एक चीज़ पे लेके आते हैं। तो बी ने कहा ठीक है भाई मैं दे दूंगा, परेशानी थी यार इसलिए गुस्सा आ गया मुझे, मैं तेरे को पेमेंट 2 महीने बाद दे दूंगा, 2 मंथ्स के बाद। 2 मंथ्स के बाद क्या हो गया, 4 अक्टूबर के बाद क्या आएगा, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 3 सरकारी दिन, 7 दिसंबर 2020 को डेट फाइनल हो गई। उसने 2 महीने का टाइम दे दिया, 2 महीने का टाइम दे दिया कि 2 महीने के लिए मेरा बिल रिन्यू कर दे। एक तो सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, ए को जाना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस के लिए। किसके जाना पड़ेगा, एक नोटिंग चार्जेस पे करेगा वो, किसको, नोटरी पब्लिक को। यानी कि बिल की क्या करानी पड़ती है, नोटिंग करानी पड़ती है। नोटिंग कहाँ होती है, नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक के लिए पता है बी कहाँ पहुँच जाता है, मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे पहुँच जाता है वो, आपको याद होगा जॉली LLB 2, जॉली LLB मूवी देखिए, जॉली LLB 2 मूवी देखिए। मान लीजिए कोर्ट में हमारे अक्षय पाजी बैठे हों वकील बन के, नहीं अक्षय कुमार, ऐसे ही यानी कि लोअर लेवल का होता है उसकी कंपैरिजन में वकील के में, वहाँ अक्षय कुमार बैठे हैं, वो अक्षय कुमार के पास जाता है ए, इसके मतलब आप जेठालाल कहें या किसी को भी कहें,
वो अक्षय कुमार के पास चला जाता है जोले LLB 2 में और उससे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे करके भैया बिल क्या हो गया, हमने रिप्रेजेंट किया था बी को, बी ने मना कर दिया। बी इसके ऊपर लिख भी देगा येस आई रिफ्यूज़ टू मेक द पेमेंट। तो ए क्या करेगा, उसकी नोटिंग कर देता है, एक अकाउंटिंग टर्म है नोटिंग चार्जेस आ जाता है, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर देगा, नोटरी पब्लिक सर्टिफाई कर देगा कि हाँ ड्यू डेट पे, यानी कि जब ड्यू डेट थी इसके 4 अक्टूबर को, तो बी ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट करने से, तो नोटिंग चार्जेस इसके 100 रुपये ले लिए। किसने ले लिए जी पैसे? यस हमारे अक्षय पाजी ने। तो अब उसने कहा, ए ने कहा मेरा तो और नुकसान हो गया। भाई नुकसान कैसे हो गया? यानी कि 100 रुपये ये चले गए, 10,000 पहले मेरे फंसे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो यानी कि कितने हो गए 10,800 रुपये। अब एक क्या था भाई, ये भैया गुजराती मानूस है भैया ये, ठीक है, यानी गुजराती है, बढ़िया आदमी है भैया। तो उसने कहा कि भैया 2 महीने का उधार दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर यानी कि मैं क्या लूँगा, वो लूँगा मैं क्या, इंटरेस्ट भी लूँगा 2 महीने का। उसने कहा इंटरेस्ट भी लोगे? उसने कहा इंटरेस्ट भी लूँगा। उसने कहा इंटरेस्ट मैं 300 रुपये लूँगा, इंटरेस्ट जिस भी तरीके से निकाला होगा 300 रुपये इंटरेस्ट का। तो उन्होंने कहा नया बिल पता है कितने का होगा? नया बिल कितने का हो जाएगा? तो पुराना बिल कितने का है? 10,000। 100 रुपये के क्या हैं? नोटिंग चार्जेस। 300 रुपये किसके हैं? इंटरेस्ट के। यानी कि नया बिल कितने का हो जाएगा? 10,400 रुपये का हो जाएगा। यानी नए बिल में क्या आता है? अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यस सॉरी, ये क्या कहलाते हैं? नोटिंग चार्जेस हो गए। और 300 रुपये का क्या आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा। तो 10,400 रुपये का नया बिल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नया बिल बन जाएगा। तो यहाँ पे नोटिंग कौन कराएगा? ए कराएगा। यहाँ पे नोटिंग कौन कराएगा? बैंक कराएगा। बैंक किससे ले लेगा? ए से ले लेगा। यहाँ क्रेडिटर कराएगा तो क्रेडिटर किससे लेगा? ए से लेगा। यहाँ बैंक कराएगा तो किससे लेगा? ए से लेगा। ए किससे पैसे लेगा? बी से लेगा। अल्टीमेटली सारे पैसे किसको भरने हैं? बी को भरने हैं। तो नया बिल 10,400 का मिल जाएगा। और कई बार उनके बीच में बेटा क्या होता है? बेटा सेटलमेंट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कई बार इनके बीच में क्या हो जाती है बेटा? यह सेटलमेंट हो जाती है। और सेटलमेंट में कहता है कि नहीं भैया ठीक है, मैं 10,000 में से आपको 2,000 दे देता हूँ। तो नया बिल कितने का बनेगा? 2,000 तो मिल जाएंगे। 8,000 रुपये। नोटिंग चार्जेस के 100 रुपये। अब हो सकता है इंटरेस्ट के 200 रुपये हो गए, वो जो भी तरीका होगा मैं से बता रहा हूँ। तो नया बिल कितने का बन जाएगा? 8300 का। ठीक है। और 2,000 रुपये उसको किस में मिल गए थे? कैश में मिल गए थे। सर आपने ये तो करा दिया जी, अब अभी भी नहीं दे रहा तो क्या हो जाएगा? फिर दोबारा भी बिल रिन्यू हो सकता है क्या? यस बिल्कुल बिल्कुल रिन्यू करा जा सकता है। या अब की बार बी ने हाथ ही खड़े कर दिए, भाई मैं तो क्या हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता। या मैं 10% दूंगा तो 8300 रुपये का 8300 दे देगा। या 10,400 का जो भी देना 10% है तो 1,040 दे देगा। वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बाकी पैसा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यस हमारा पैसा बैड डेट हो जाएगा, हमारा पैसा बैड डेट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? हम उसकी अकाउंटिंग की एंट्री कर लेंगे। अब जो भाग गया तो भाग ही गया, लेकिन फिर भी आपको पैसे की रिकवरी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको स्टोरी बनाई, स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर आप बताना बेटा। अब मैं चाहूँगा कि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने केसेस समझाए हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा? इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।